नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो और उसमें पॉलिटी के जो टॉपिक हैं, भारतीय संविधान के जो टॉपिक हैं, उन सब में इससे प्रश्न बनते हैं। यानी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो ये समझ लो कि आप मतलब कहते ना कि पका पकाया हुआ मार्क्स जो है वो नहीं छूटेगा, है ना। इतना एक अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आसानी से समझ में भी आ जाता है। हाँ, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशन को मैं दूर करूँगा। ये टॉपिक जो है प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। संविधान के भाग 3 और आर्टिकल नंबर इसमें 12 टू 35 के बीच में ये आता है। ठीक, मैं बिल्कुल बेसिक से यहाँ स्टार्ट करता हूँ। आपको मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता क्या पड़ी, दूसरे जो सिटीजन राइट्स रहते हैं उनसे ये कैसे अलग रहता है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हो, मानव विकास होता है, मानव विकास, मनुष्य का विकास होने का मतलब ये है कि हमारी जो एक्टिवनेस है, सक्रियता है, ये बढ़ती जाती है। पहले हम बायोलॉजिकल एनिमल से तो बाहर ही निकल के आ जाते हैं। अब सिर्फ हम उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे, अब हम एक्टिव होकर के हर काम करते हैं, है ना। तो हमारी क्या हुआ, मानव विकास होने के साथ साथ सक्रियता बढ़ गई। सक्रियता बढ़ गई, इसका मतलब क्या होता है कि सोशली, सामाजिक रूप से भी हम एक्टिव हो गए बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये होता है कि हम आर्थिक रूप से भी हमारे एक्टिवनेस विकास हुआ है, सामाजिक पहलू का, आर्थिक पहलू का, राजनीतिक, है ना। पहले पूर्व की तुलना में अब चीजें जमीन आसमान का इनमें अंतर आ चुका है। अब मानव की सक्रियता बढ़ जाती है। मनुष्य जो है समाज के रूप में रहता है, जहाँ सभी अलग अलग मान्यताओं के लोग रहते हैं। तो समाज में क्या होगा, विषमताएं पाई जाएंगी। विषमताओं का मतलब है विविधताएं पाई जाएंगी, इनइक्वालिटी रहेगी। ठीक है। अब विषमताएं जब पाई जाती हैं, तो लोग आपस में ग्रुप भी बनाएंगे, समूह भी बन जाएंगे। ठीक है। तो जब समूह बन जाएंगे, मेरे गोल, मेरे लक्ष्य कुछ और है, मुझे कुछ चाहिए, दूसरे व्यक्ति के लक्ष्य और है, तो आपस में क्या होगा कि व्यक्ति का टकराव बढ़ेगा। नहीं कि यहाँ क्या होगा कि लक्ष्य प्राप्ति को लेकर, गोल प्राप्ति को लेकर, गोल से मतलब सिर्फ मैं यहाँ ऐसे नहीं समझना कि हमें सिलेक्शन हमारा गोल है। हम अच्छा खाद्यान्न प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, अपने लिए आवास चाहते हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या होगा, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे ही, क्योंकि लोग समूह के रूप में डिवाइड हो जाएंगे। तब क्या होगा, उसका समाधान चाहिए, है ना। सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा कि इस संघर्ष को हमें कैसे भी करके सॉल्व करें। ठीक। तो इस संघर्ष का समाधान दूसरा क्या हो सकता है कि संघर्ष को कैसा करें, जब संघर्ष ज्यादा बढ़ जाता है, अराजकता हो जाती है, तो इसको सीमित करें, लिमिटेड करें, बहुत कम संघर्ष हो। तो समाधान संघर्ष का कैसे होगा, उन कॉन्फ्लिक्ट को, उन विरोधाभासों को हम किसी कानून के तहत सीमित कर दें। तो इसके लिए आवश्यकता किसकी पड़ती है, इसके लिए आवश्यकता पड़ती है अधिकारों की। इस सबको कुछ कुछ अधिकार डिफाइन कर दिए जाएं, और वही हमारा संविधान ये काम करता है ना। अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ अधिकार वर्ड आ गया है, तो अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, वही वो भी यहाँ पर बड़े आसानी से डिफाइन कर देता हूँ। अधिकार, राइट्स। तो अधिकार एक तरफ ऐसे अधिकार होते हैं जो नैतिक अधिकार भी कहलाते हैं, एथिकल राइट्स। ठीक। एथिकल राइट का मतलब ये होता है कि हम लोग दूसरे जो एनिमल हैं या दूसरे जो पशु जिन्हें कहलाते हैं, उनसे अलग क्यों हैं, क्योंकि हम मानव हैं। तो मानव के अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं, जैसे करुणा, दया, मानवता, है ना। तो ये जो गुण रहते हैं, इनके कारण हमारे अंदर कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसे अधिकार हैं कि हम दूसरे को पीड़ा में देखकर स्वयं भी पीड़ित महसूस करते हैं। दूसरे की परेशानी को देखकर हम चाहते हैं कि उसकी परेशानी को दूर किया जाए। यानी ये मनुष्य में व्यक्तिगत होते हैं, उसके स्वभाव की वजह से। कुछ जैसे साधु लोग हैं,
है ना? सूफ़ी लोग हैं, उनका स्वभाव कैसा रहता है? कोमल रहता है। वो पशुओं का दर्द भी देख कर के भी वो पीड़ित हो जाते हैं। तो इसका मतलब है ये व्यक्तिगत है, इसको कानूनन नहीं। कोई व्यक्ति पीड़ित है या भूखा है तो हो सकता है कुछ व्यक्ति को पीड़ा महसूस हो और उसकी सहायता करें, कुछ लोग इग्नोर करेंगे। तो ये व्यक्तिगत इंडिविजुअल होता है। जैसे-जैसे समाज का विकास होता है, वैसे-वैसे ये नैतिक अधिकार बढ़ते जाते हैं। सामाजिक विकास के साथ-साथ नैतिकता बढ़ती है। समाज में विकास नहीं होगा, व्यभिचार होगा, शराबखोरी होगी, जुआखोरी होगी, तो उसमें नैतिकता खत्म हो जाएगी, लूट-पाट होगी, छीनने की पावर होगी। जब यहाँ सामाजिकता बढ़ेगी, सबके पास सब चीज़ें होंगी, तो ये चीज़ें आने लगती हैं। यही आगे चल कर के क्या हो जाते हैं, एक तरीके से इसको हम एथिकल राइट या सिविल राइट्स के रूप में भी जानते हैं, है ना? तो अब दूसरे अधिकार, एक अधिकार तो हमने नैतिक की बात कर दी, नैतिक हम एथिक्स वाले पेपर में पढ़ते हैं, यहाँ उसकी पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। दूसरी तरफ अब हम वो अधिकार जो व्यक्ति को नागरिक होने के नाते प्रदान किए जाते हैं, किसी भी देश में वो सिटीज़न है, तो उसको जो अधिकार मिलते हैं, तो उनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार के अंतर्गत अगर और डिवीज़न करें तो एक तरफ आते हैं विधिक अधिकार, जिसे हम लीगल राइट भी कह सकते हैं, है ना? दूसरी तरफ यहीं पर नागरिक अधिकारों के रूप में आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो हमारा संविधान प्रदान करता है। और इसके अलावा संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संविधान प्रदान करता है लेकिन भाग 3 के बाहर है। ना, इनको भी थोड़ा-थोड़ा मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले तो हम नागरिक अधिकार को ही डिफ़ाइन कर लें कि सिटिज़न्स राइट्स क्या होते हैं? तो वे अधिकार जिनका उपयोग कोई नागरिक करे, विदेशी नहीं करेगा, कोई नागरिक उपयोग करता हो तो। ठीक। अब ऐसे अधिकार जब नागरिक करता है तो इसका मतलब है उन अधिकारों को प्रोटेक्शन मिला होगा, संरक्षण मिला होगा। किसके द्वारा संरक्षण मिला होगा? तो ऐसे अधिकारों को संरक्षण उस देश के संविधान द्वारा मिला होगा अथवा उस देश में कोई कानून होगा, कोई विधि होगा, उसके द्वारा मिला होगा। जैसे हम मानव अधिकारों को भी रख सकते हैं, मानव अधिकारों को एक विधि के द्वारा, एक लॉ के द्वारा संरक्षण मिला है। अब ये बात और समझ लो, देखो नागरिक अधिकार सिटीजन्स राइट्स जो हैं, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में अलग-अलग भी हो सकते हैं। इसी राज्य में आपको कुछ अधिकार मिलते हो तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी वैसे ही अधिकार आपको मिलते होंगे। ये क्या हैं? ये सार्वभौमिक नहीं होते, है ना? जैसे हम ले लें कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड हो गया। चकबंदी जैसे अधिकार हो गए तो वो अलग होते हैं। अब इन्हीं नागरिक अधिकारों को हमने 3 भागों में बाँटा है कि एक विधिक अधिकार है, दूसरे फंडामेंटल राइट है, तीसरे कौन से हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहते हैं। अब विधिक अधिकार क्या है? ये भी डिफाइन कर लेते हैं। विधिक अधिकार यानी ऐसा अधिकार जो विधि बनाकर, विधि का मतलब है लॉ बनाकर यानी कानून बना कर के दिया जाता है, या ऐसा अधिकार जिसकी रक्षा, जिसकी सुरक्षा कौन करता है? विधि के द्वारा की जाती है। विधि के द्वारा की जाती है। उदाहरण से और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर इसका हम सेट करें तो एग्ज़ाम्पल के रूप में हम मनरेगा ले सकते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। कानून बनाया गया। अब इस कानून के तहत गरीब व्यक्ति को 100 दिन के रोज़गार की गारंटी मिलती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ना, है ना? ऐसे ही राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, संसद ने कानून बना करके ये नागरिकों को अधिकार दिया है कि वह उस सूचना को प्राप्त कर सकता है जो गोपनीय नहीं है। तो इन ऐसा नहीं करने पर इनकी सुरक्षा कौन करता है? यही कानून करता है। तो इसको क्या बोलेंगे? विधिक अधिकार हो गया, जो कि नागरिक अधिकारों का ही पार्ट है। देश के नागरिक होने के नाते हमें मिला हुआ है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा अधिकार था? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? मौलिक अधिकार क्या होते हैं उसको? तो ये जो मौलिक अधिकार हैं यानी नागरिक अधिकारों का ही भाग है। यानी ये हमारे संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। संविधान द्वारा भाग 3 में प्रदत्त किया गया है, दिया गया है। प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्ट ऑफ 3, उसके द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं मौलिक। क्यों है? क्योंकि क्योंकि मौलिक यानी फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि ये
हमारे देश की मूल विधि में इनका वर्णन है, और मूल विधि से मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में इनके बारे में लिखा हुआ है। मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत होते हैं, इसलिए इनको मौलिक अधिकार कहा जाता है ना। या इनका वायलेशन होने पर सीधे हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? मौलिक अधिकार। अब कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार भी हैं। मौलिक अधिकार के अलावा अन्य जो अधिकार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संवैधानिक अधिकार, यानी वे अधिकार जो संविधान ने प्रदान किए हुए हैं। भाग 3 के बाहर, भाग 3 के बाहर जैसे कि वोटिंग का अधिकार हो गया, ठीक है? वो सब बातें यहाँ आ जाती हैं। तो एक जनरल मैंने आपको आइडिया दे दिया मौलिक अधिकारों से संबंधित अधिकार क्यों होते हैं। अधिकारों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जैसे-जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, समाज का विकास हुआ, मनुष्य का विकास हुआ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो समूह बन जाते हैं, व्यक्ति अपने-अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन समूह में संघर्ष होता है। संघर्ष को समाधान क्या है? तो संघर्ष को सीमित करें। सीमित कैसे करेंगे? तो विधान के द्वारा, कानून के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर अधिकारों की बात आती है। एक नैतिक अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, समाज के स्वभाव की वजह से मिलते हैं। जैसे कुछ समाजों में लिकर, अल्कोहल पीना सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त है, कुछ में यहाँ पर ये टैबू माना जाता है, यानी अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी तरफ नागरिक अधिकारों की 3 कैटेगरी मैंने आपको बता दी। अब यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं, उसका क्या आंसर होगा? व्हाई? इनको मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है ना? इनको मूल, तो इसके पीछे 3-4 कम से कम पॉइंट होना चाहिए। कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि मौलिक अधिकार होने का मतलब है कि यह हमारे देश की मूल विधि में इनका वर्णन किया गया है। एक दूसरा, कि किसी भी देश के नागरिक के विकास के लिए मूल रूप से आवश्यक, इनके बिना उसका विकास नहीं हो सकता है, इसलिए भी इनको मौलिक कहते हैं, है ना? देखो, सामान्य अधिकार जो हैं वो किसके द्वारा संरक्षित हैं? सामान्य विधि के द्वारा। मौलिक अधिकार जो हैं वो कैसे हैं? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? संविधान द्वारा प्रोटेक्टेड है। संविधान द्वारा संरक्षित होने की वजह से इन्हें मौलिक अधिकार कहा गया। ठीक है? आरटीआई को मौलिक अधिकार नहीं बोलते हैं, राइट टू जो इंफॉर्मेशन है उसको। वैसे ही क्या होता है कि ये मौलिक अधिकार हैं, तो इनमें सरकार के आदेश द्वारा, कैबिनेट के निर्णय द्वारा, किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें संशोधन कैसे होगा? इसके लिए आपको संविधान में ही संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन द्वारा ही इसको बदल सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ना बदल सकते हैं, ना इनको शॉर्ट कर सकते हैं, ना इनको समाप्त कर सकते हैं। इन केस अगर किया तो क्या करेंगे? सीधे-सीधे भारत का जो सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हम जाकर के इसकी सुनवाई कर सकते हैं। इनको वापस पाने के लिए कार्यवाही शुरुआत कर सकते हैं। चूँकि अपने आप में मौलिक अधिकारों का एक आर्टिकल 32 जो है वो 5 प्रकार की रिट दायर करता है ना? तो मूल अधिकार को हम कैसे लिख सकते हैं? मूल अधिकार हमें विधायिका के द्वारा भी प्रोटेक्शन देते हैं। विधायिका यानी विधान बनाने वाली संस्था। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बॉडी, उसके आदेशों, उसकी मनमानी के खिलाफ भी हमें प्रोटेक्शन देते हैं। और ये न्यायपालिका से भी हमें संरक्षित करते हैं। यानी इन तीनों जो सरकार के ऑर्गन हैं, उनके अंगों को सीमित करते हैं। यानी उनके ऊपर एक मर्यादा आरोपित कर सकते हैं। तो ये हैं इनके मूल होने के पीछे के फैक्टर। गुड। अब यदि आपसे पूछा, मैं आपको बताया ये पीटी और मुख्य परीक्षा प्लस इंटरव्यू दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ये सिर्फ प्रिलिमिनरी ओरिएंटेड नहीं है, सिर्फ पीटी को लेकर हम नहीं चल रहे हैं। हम इसमें किंतु परंतु जितने भी आपके मन में डाउट आते हैं उन सब डाउट को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगला टॉपिक यदि वो आपसे पूछें कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, महत्व क्या है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है, तो महत्व को लिखने के लिए फिर वही 3-4 पॉइंट होना चाहिए, है ना?
तो महत्व तो इसलिए है कि ये तो एक और राज्य क्या होता था, बताया था ना, 4 चीज़ें अनिवार्य होती हैं, ठीक? ये राज्य के साथ-साथ क्या होता है, हमारे समाज, सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, दोनों को क्या करते हैं, दोनों को अपनी मर्यादा में रहने के लिए मजबूर करते हैं, दोनों को मर्यादित करते हैं। मर्यादित करते हैं मतलब आप अपनी सीमाओं में रहिए, सीमाओं का वायलेशन नहीं कर सकते। यानी एक तरीके से इसका महत्व इसलिए भी है कि मौलिक अधिकार हमारे देश में स्वेच्छाचारिता को समाप्त करते हैं, ऑटोक्रेसी को समाप्त करते हैं, रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन की स्थापना करते हैं, है ना? रूल ऑफ लॉ, मनमानी से नहीं चलेगा, ठीक है? इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों में जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, जिनकी संख्या कम है, तो ये अल्पसंख्यकों को भी, वे लोग जो कि कमज़ोर हैं, वीकर सेक्शन, कमज़ोर वर्ग जो हैं, तो उनको क्या करते हैं? उनके हितों की रक्षा करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, सारे मौलिक अधिकार समझ में आ जाएगा, तो उनके हितों की रक्षा करते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ते हैं, मुख्य धारा में लेकर के आते हैं। क्लियर है? इसलिए भी महत्वपूर्ण है। फिर महत्वपूर्ण क्यों है? वे मौलिक अधिकार ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थिति का निर्माण करते हैं कि जिसमें मानव का विकास हो सके, मानव का विकास हो, ऐसी परिस्थितियां निर्मित करते हैं, ठीक है? परिस्थितियां निर्मित करते हैं। इसमें ऐसा भी नहीं किया गया है कि किसी धर्म या उस सब की, तो ये पंथ निरपेक्षता के स्वरूप को बनाए रखते हैं, ये आप लिख सकते हो। ये डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके लिए अनिवार्य है। लोकतंत्र तभी है जब नागरिकों को अधिकार मिले। तो लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार है, या लोकतांत्रिक प्रणाली को बनाए रखते हैं। इतने सारे पॉइंट हो गए, सामने 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, 6 पॉइंट लिख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कि फंडामेंटल राइट का महत्व क्या है वो बता दिया, बड़े शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, आगे बढ़ते। मौलिक अधिकारों में जैसे कहा गया आपको कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है सामान्य विधि के द्वारा। तो संशोधन इसमें कैसे होता है, अमेंडमेंट कैसे होता है? अमेंडमेंट तभी होगा जब आप संविधान में संशोधन कर सकते, है ना? तो संसद को अधिकार तो है कि संसद क्या कर दे, इनमें अमेंडमेंट कर दे, लेकिन संसद मनमाना संशोधन नहीं कर सकती। अगर उन्होंने तोड़ मरोड़ के रख दिए, मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया, उसमें कमी कर दी, तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, है ना? केशवानंद भारती वादों में बताया गया था, तो संशोधन की कठोर प्रक्रिया अपनाई जाती है। इनको, मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं? निलंबित किया जा सकता है कुछ कंडीशन में। निलंबन यानी सस्पेंशन जैसे कहते हैं, सस्पेंड किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग राष्ट्रीय आपातकाल, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। बट उसमें भी कंडीशन है कि आर्टिकल नंबर 20 में जो दिया गया है, आर्टिकल नंबर 21 में जो दिया गया है, ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, ये तो व्यक्ति को हमेशा मिलेंगे। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं तभी निलंबित की जाएंगी जब नेशनल इमरजेंसी जो है किस आधार पर लगाई गई हो। नेशनल इमरजेंसी का आधार हो या तो किसी दूसरे देश ने आप पर आक्रमण किया है, बाह्य आक्रमण, या क्या स्थिति बनी हुई है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वार सिचुएशन है, तो आप इनको स्थगित कर सकते हो। लेकिन जो आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ जो 19 में है क्या, वो भी हम आगे देख लेंगे, ठीक? और इसके लिए भी राष्ट्रपति के द्वारा जो रिटन में आदेश दिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मौलिक अधिकार के मुख्य परीक्षा संबंधित जो चीज़ें थी वो मैंने क्लियर कर दी। भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है राइट टू इक्वालिटी,
जिसे कहा जाता है समता का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। फिर नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं। ये कहाँ से लेके कितने आर्टिकल हैं वो भी बता दूं। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो किसको मिले हुए हैं, यानी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, सबको प्राप्त है, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो देशी हो। जैसे आर्टिकल 14 के प्रावधान, 20 के प्रावधान, 21, 23, 25, 27, 28, है ना, आदि। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक। तो वो सारे अधिकार जो हैं उनको हम धीरे धीरे करके देखेंगे। कुछ मौलिक अधिकार जो हैं इन्हें नकारात्मक माना जाता है, किसी को सकारात्मक माना जाता है। नकारात्मक का मतलब है कि ये राज्य के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। सकारात्मक है, ये नागरिकों को कुछ करने की स्वतंत्रता देते हैं। एक एक करके सारे आर्टिकल आपको रटने हैं और उनका अर्थ भी समझना है, और यदि कोई पीछे पूछे तो एक्सप्लेन भी कर देना है। जैसे सबसे पहले आर्टिकल नंबर आता है 12 को हम समझ लें। अनुच्छेद 12, तो इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य का मतलब क्या होता है? तो राज्य का मतलब होता है, स्टेट का मतलब है इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि भारत सरकार। पार्लियामेंट, संसद, वो भी आर्टिकल 12 में आएगी। स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य के विधानमंडल। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, है ना, राज्य के विधानमंडल जिनमें विधानसभा और विधान परिषद होती है, राज्य सरकारें, है ना। इसके साथ साथ और इसमें 12 में क्या आता है, इसमें वो सारे के सारे प्राधिकरण आ जाएंगे। प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल्स जिन्हें कहते हैं, जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज हो गए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गए, जिनके पास क्या होता है, कोई लॉ बनाने का अधिकार होता है, कोई कानून, कोई उप कानून, कोई बायलॉ बनाने की शक्ति होती है। वो सब क्या कहलाएंगे? राज्य कहलाएंगे। यानी इस राज्य आर्टिकल 12 में उन सबको सम्मिलित कर दिया गया है जिसमें कोई कानून बनाने का अधिकार है। अब कानून बनाने का अधिकार होने की वजह से कहीं वो ऐसा कोई कानून तो नहीं बना देते हैं जिस कारण से मौलिक अधिकार समाप्त हो रहे हों, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, मौलिक अधिकारों में कमी हो रही हो। कोई भी संस्था, कोई भी एजेंसी जो भारत सरकार, राज्य सरकार के अंडर में आती है, वो सब क्या है? राज्य कहलाता है, एज पर आर्टिकल नंबर 12। तो मोटे तौर पर समझ लो, कोई भी कानून बनाने वाली संस्था आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत आती है। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 13, इसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक हम आर्टिकल नंबर 13 का पार्ट एक ले लें और दूसरा ले लेते हैं। तो यानी मोटे तौर पर ये कहता है कि आ लॉ विल बी इक्वल टू जीरो इफ इट इज मेड अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, ऑल्सो इट विल बी वॉइड टू दैट लिमिट अप टू विच इट वायलेट्स। यानी कोई कानून बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों को समाप्त करता है, तो ऐसा कानून समाप्त हो जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा, या मौलिक अधिकारों में जिस सीमा तक उल्लंघन करता है उस सीमा तक समाप्त हो। समझ, मैं एक एक करके समझाता हूँ। जैसे हम पहले आर्टिकल नंबर 13 का सेक्शन 1 लेते हैं। मान लो इसमें ये लिखा है कि संविधान के प्रारंभ होने के ठीक पहले, यानी संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया है। तो 26 जनवरी 1950 के पहले अगर कोई ऐसा कानून बना हुआ हो, ऐसा कोई भी कानून बना हुआ हो, क्योंकि संविधान बनने के बाद लागू होगा, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, जो क्या करता है, जो फंडामेंटल राइट को समाप्त करता है या उसमें कमी करता है। कोई भी कानून जो हमारे संविधान लागू होने के पहले से बना है, जो फंडामेंटल राइट से असंगत है, तो वो क्या हो जाएगा? तो कैंसिल कर दें।
और 30 आर्टिकल का 13 का सेक्शन 2 ये कहता है कि राज्य यानी संविधान लागू होने के बाद राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा। और राज्य क्या है, मैंने आर्टिकल 12 में आपको डिटेल में बता दिया। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को समाप्त करता हो या फंडामेंटल राइट को कम करता हो, हनन करता हो। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, सर्वोच्च न्यायालय क्या कर देगा कि वह ऐसे कानून को समाप्त कर देगा। जिस सीमा तक उसने फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है तो उस सीमा तक उसको समाप्त कर देगा। ठीक है, तो ये है आर्टिकल नंबर 13 का महत्व। क्लियर है? तो शुरुआत के दो आर्टिकल भी जरूरी है, 12 एंड 13। अब चलते हैं हम एक पहले फंडामेंटल राइट पर। 6 फंडामेंटल राइट है, जैसे राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेके 18 तक लिखा हुआ है। राइट टू फ्रीडम इसके अंतर्गत आर्टिकल 19 से लेके 22 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24 दो हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 25 टू 28 हैं। इसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी में 2 आर्टिकल हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सिर्फ 1 आर्टिकल। तो हम सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी को देख लेते हैं। 14 से लेकर 18 आर्टिकल पूरे आपको याद होना चाहिए, उसको अच्छे से याद करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका मतलब है विधि के समक्ष समता। पहले वाक्य का पहली लाइन का ये अर्थ निकलता है, विधि के समक्ष समता। और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसका मतलब है विधियों का समान संरक्षण। विधि मतलब लॉ। तो विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। पहले का अर्थ यह है कि कानून सबके साथ समानता का व्यवहार करेगा, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में। और दूसरी बात जो है वो ये कहता है कि कानून सबके साथ समानता का व्यवहार तब करेगा जब उनकी परिस्थिति एक जैसी होगी। तो दोनों में इसे नकारात्मक अवधारणा माना जाता है और इसे सकारात्मक अवधारणा माना जाता है। सुनने में हमें ये लगता है कि विधि यानी कानून सबके साथ समानता का व्यवहार करता है, तो ये तो अच्छी बात है, कोई भेदभाव नहीं, कोई अमीर गरीब। लेकिन ऐसा नहीं। देखो, कानून अगर सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा, अमीर के ऊपर भी उतना ही टैक्स लग रहा है तो गरीब के ऊपर भी उतना ही टैक्स लगा दे, अब तो खराब लगेगा ना। एक व्यक्ति को आरक्षण दिया जा रहा है, एक को नहीं दिया जा रहा है, सबको मिले या सबका समाप्त हो जाए, खराब लगने लगेगा ना। तो इसलिए ये कैसा है, ये नेगेटिव कंसेप्ट है। व्यक्ति की परिस्थिति को ध्यान में रख करके कानून को भेदभाव करना चाहिए, राइट। और दूसरा ये कहता है विधियों का समान संरक्षण, कि भाई कानून सबके साथ समानता का व्यवहार तब करेगा जब उनकी परिस्थिति हो, यानी महिलाओं के लिए अलग कानून होगा, पुरुषों के लिए अलग होगा, दिव्यांग है उनके साथ कानून अलग व्यवहार करेगा। ठीक है, तो यहाँ भेद किया जा सकता है दोनों में। सिंपल सी बात ये हो जाती है। आर्टिकल नंबर है 15, ये क्या कहता है, ये भी समानता की बात करेगा। आर्टिकल नंबर 15 जो है, इसमें बोला गया है कि ये 5 आधार बताए गए हैं। रिलीजन यानी धर्म, कास्ट जाति, सेक्स या इसमें जेंडर कह सकते हैं, मेल या फीमेल, रेस का मतलब है वंश या नस्ल, और प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान। इन पांच में से किसी भी आधार पर नो डिस्क्रिमिनेशन यानी कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। इन 5 के अलावा किसी अन्य आधार पर भेद कर सकते हो। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में आपको बात करूं कि आरक्षण जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन धर्म के आधार पर तो नहीं दिया जाएगा। आप देखते होंगे आजकल जैसे बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दिया,
तो चूंकि संविधान अलाउ ही नहीं करता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिलेगा, इसके अलावा अन्य आधारों पर आरक्षण दिया जा सकता है। तो अन्य आधार पर ही आरक्षण देना, जैसे जो दिया जा रहा है तो उसके लिए आरक्षण क्या है, उसके लिए कि सामाजिक रूप से पिछड़ा है इस व्यक्ति, या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है इसलिए, तो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दे सकते हो, जाति के आधार पर, रिलीजन के आधार पर भेद नहीं कर सकते हो। भेद जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं कर सकते, लेकिन निवास स्थान के आधार पर कर सकते हो। आप देखते हैं कि किसी स्टेट में पर्टिकुलर मूल निवासी को कुछ प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। तो 15 में ये सारी बातें जो की जाती हैं। अब इसी आर्टिकल नंबर 15 में एक्सेप्शन है, प्रावधान किया गया है कि महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की जा सकती है। अगर वो अलग व्यवस्था करते हैं, कमज़ोर वर्ग है उसके लिए अलग व्यवस्था करते हैं, तो उसे इस आर्टिकल का, इस मौलिक अधिकार का विरोध नहीं माना जाएगा, है ना। इसी आधार पर महिलाओं के लिए, ओबीसी के लिए, ठीक, तो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर ये दिया जाता है। आर्टिकल नंबर 16 इन्हीं 5 आधारों पर जो हमने पहले देखे थे, इन 5 आधारों पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जिसे हम लोक नियोजन कहते हैं, सरकारी नौकरी, उसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है। आर्टिकल नंबर 16, ठीक। अब राज्य जैसे नौकरियों में रोकता है, तो फिर एससी के लिए, एसटी के लिए, है ना, बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण दे सकता है। तो वो आरक्षण देने का आधार वही है कि चूंकि ये माना जाता है कि वो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए दे सकते हैं। अस्थायी रूप से व्यवस्थाएं की गई, राजनीतिक कारणों से व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा रहा है और राजनीतिक कारणों से नई नई जातियों को इसमें सम्मिलित भी किया जा रहा है ना। तो ये किया जा सकता है। अब यहीं पर एक पूछ लेते हैं कि व्यक्ति का विवाह को लेकर के, जैसे क्या होता है कि मान के चलो कोई उच्च जाति का है या सवर्ण जाति का है, विवाह उसने निम्न जाति में कर लिया है, तो क्या वह आरक्षण का लाभ ले सकता है? नहीं ले सकता, ठीक है। नेक्स्ट, विवाह उसका आधार नहीं बनता। आर्टिकल नंबर 17, इसमें बात की गई है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, यानी अस्पृश्यता या छुआछूत जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी इसका अर्थ ये है कि जो भारतीय समाज में विसंगतियां व्याप्त थीं, कि यहाँ पर व्यक्ति के मुकाबले में ही भेदभाव किया जाता था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाया गया, सिविल प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो। और अगर ऐसा करते हैं तो अब इसमें सजा के भी प्रावधान किए गए। ये जो सामाजिक बुराई थी उसको समाप्त करने की बात की जा रही। यहीं पर थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन बढ़ा लो। आपने सुना होगा मंडल आयोग। मंडल आयोग, बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार बहुमत में नहीं थी। मंडल आयोग, इसमें एक केस हुआ, तो बहुमत में नहीं थी तो उन्होंने क्या किया, एससी एसटी को रिजर्वेशन मिल रहा था मगर बैकवर्ड क्लास को नहीं मिल रहा था, उन्होंने बैकवर्ड क्लास को भी रिजर्वेशन देना प्रदान कर दिया था। 93 के आसपास की ये शुरुआत हो गई थी। तो इसको लेकर के, यानी मंडल आयोग को लेकर के केस प्रकरण जो है, एक और केस है जिसमें इंदिरा साहनी केस के नाम से हम जानते हैं, 93 में ये हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 में जो बात की गई थी कि पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा रहा है, धर्म के आधार पर नहीं दिया जा रहा है, तो उनमें पिछड़ापन यानी बैकवर्ड क्लास को हम आरक्षण देंगे, यहाँ ओबीसी को आरक्षण देने की बात की गई थी। तो पिछड़ापन ये तय करते हैं यहाँ पर कि जरूरी नहीं है कि सामाजिक और शैक्षणिक दोनों पिछड़ापन हो। यानी अभी हमने देखा ना कि आर्टिकल 15 के तहत क्या अपेक्षा की जा रही है
ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है तो उसके लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। जब बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया तो 16 के सब क्लॉज 4 में जो पिछड़ेपन की व्याख्या थी, सुप्रीम कोर्ट उसमें ये कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को हम जैसा आर्टिकल 15 है उससे कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। अब जैसे इसको और कैसे कनेक्ट करूं, हरियाणा में जाट जो हैं वो भी आरक्षण की बात करते हैं। तो वो ये किस आधार पर आरक्षण की बात करते हैं? शैक्षणिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, क्योंकि जाट हरियाणा में सामाजिक रूप से तो पिछड़े नहीं है। सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को अपने बराबर बैठने ना दिया जाए, उसको आपके साथ सम्मिलित ना होने दिया जाए। तो ऐसी चीज़ तो है नहीं, तो इसको हम सामाजिक पिछड़ापन तो नहीं बोल सकते। लेकिन शैक्षणिक पिछड़ापन है, हायर एजुकेशन में उनका प्रतिनिधित्व कम है। तो यहीं पर ये निकला कि देखो क्या कर सकते हैं कि जाति जो है, जाति को उन्होंने क्लास मान लिया, वर्ग मान लिया। तो वर्ग मान लिया यानी जाति में कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा है, यानी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन बनती है। हम अपने भारत में अगर देखें तो कोई एक जाति एक राज्य में पिछड़ी है तो दूसरे राज्य में अगड़ी हो जाती है। कहीं पर जाति को ग्रुप वर्ग माना जाता है, कहीं पर जाति को उपजाति के रूप में मान लिया जाता है। तो ये सब धारणाएं चली तो यही निकल कर के आया क्रीमी लेयर का कंसेप्ट कि जो बैकवर्ड क्लास है उसमें कितने क्या सभी को आरक्षण दिया जाएगा। तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया कि पर्टिकुलर इतने लाख रुपए से कम है तो बेनिफिट मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं है तो नहीं मिलेगा। पर एक सामान्य नियम ये भी पारित किया गया कि सभी प्रकार का आरक्षण जो होगा 50% की सीमा को क्रॉस नहीं करेगा किसी भी तरीके से। अगर ये इससे अधिक हो जाएगा तो उसको कैंसिल कर देंगे। मध्य प्रदेश का ही उदाहरण ले लो, यहाँ 50% की सीमा तो कब की खत्म कर दी गई है। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14% रिजर्वेशन मिलता था, है ना। अब 14% ओबीसी को एससी एसटी इनका रिजर्वेशन मिला करके वो 50% हो जाते थे। लेकिन कमलनाथ सरकार ने आकर के इसमें 13% और यानी 27% कर दिया। 27% कर दिया यानी आरक्षण हो गया 63%। 10% ईडब्ल्यूएस का यानी आरक्षण कितना हो गया 73%। तो ये तो 50% की सीमा से बहुत बाहर चला गया है। और इसी कारण से आज आप देखते होंगे कि जब से ये आरक्षण बढ़ाया, हाईकोर्ट ने बार बार इसको कैंसिल किया। सरकार राजनीतिक कारणों से इसे कैंसिल नहीं कर रही है। तो 87 और 13 के फॉर्मूलों को लेकर के सारी भर्तियां निकाली जा रही हैं, इसलिए नियुक्तियां भी नहीं हो रही। है ना। तो ये किया जाता है। ठीक। अब इसमें भी रिजर्वेशन में भी कई ऐसे पद होते हैं, कई ऐसी वैकेंसी होती हैं जो मेरिट के आधार से ही भरी जाएंगी। यानी उनके लिए जरूरी नहीं होगा कि सिर्फ रिजर्वेशन के बेस पे भरी जाएंगी, क्योंकि उसमें गुण की आवश्यकता है तो गुणों की आवश्यकता हो। ये फैक्ट है। आरक्षण गुणों को, मेरिट को सप्रेस कर देता है, दबा देता है। ये तो फैक्ट है। इसमें हो सकता है आप में से कुछ लोग असहमत हो, मेरी बात से सहमत ना भी हो, तो फैक्ट है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 18, इसमें कहा गया है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। विभिन्न प्रकार की उपाधियां जो दी जाती रही थी, जो भेद करती हैं, लेकिन इसमें भी किंतु परंतु जुड़ा हुआ है कि शिक्षा, संस्कृति, सैन्य उपाधियां जो हैं वो दी जाती रहेंगी। कोई भी भारतीय नागरिक दूसरे देश से उपाधि टाइटल नहीं ले सकता है जब तक कि उसको परमिशन ना मिल जाए राष्ट्रपति से, है ना। तो ये भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण जो हैं ये सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी उपाधियां दी जाती हैं। इसी तरीके से मिलिट्री के क्षेत्र में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, इस प्रकार की उपाधियां प्रदान की जाती हैं। तो पहला जो मौलिक अधिकार था वो हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक ये हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब चलते हैं राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर के 22 तक। आर्टिकल 19, इस आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। किसको? भारतीय नागरिकों को दी गई हैं, है ना। तो पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को अपने विचार रखने की, बोलने की स्वतंत्रता है भारत में। दूसरा है राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि कोई भी ऐसा सम्मेलन कर सकते हो,
सभा कर सकते हो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? हथियारों के बिना निरायुध यानी शांतिपूर्ण सम्मेलन सभा कर सकते हो। चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, व्यापारिक हो, कुछ भी कर सकते हो। तीसरा है राइट टू फॉर्म एनी ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन, एसोसिएशन यानी कि किसी भी प्रकार का संघ, संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिली हुई है। चौथा है राइट टू मूव फ्रीली अक्रॉस द इंडियन टेरिटरी। भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें कहीं पर भी बिना रोक टोक निर्बाध भ्रमण कर सकते हो। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। भारत के किसी भी भाग में निवास करने की, बस जाने की स्वतंत्रता मिली हुई है। और लास्ट है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप अपना गुजारा कैसे करें, आप अपनी आजीविका कैसे कमाना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो, उसकी आपको स्वतंत्रता मिली हुई। अब ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं सिर्फ भारतीय नागरिकों को हैं, भारत भूमि पर किसी विदेशी को नहीं मिली हुई हैं। ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं सीमित हैं, लिमिटेड हैं, ये असीमित नहीं है। यानी बोलने की स्वतंत्रता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कुछ भी बोल देंगे। आप लोकाचार और सदाचार की सीमाओं में रह कर के ही बोल सकते हैं। और इसी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग कौन करता है? मीडिया के द्वारा, प्रेस के द्वारा किया जाता है। अब आप सम्मेलन कर सकते हैं बिना हथियारों के, इसका मतलब ये नहीं होता देश को तोड़ने जैसा सम्मेलन करो। कोई संघ बनाओ आतंकवादियों का, तस्करों का, शराबखोरों का बनाओ, नहीं कर सकते हैं। कहीं कर्फ्यू लगाया, आप बोलो मुझे निर्बाध जाने की स्वतंत्रता है, नहीं जा सकते। निवास करने की स्वतंत्रता है, मैं सोचूं प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ रहता है मैं वहाँ पर निवास करूँ, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप अपना कमाओ, बनाओ, वहाँ रहो, आजीविका। आप बोलो आतंकवादी बन जाऊंगा, 2 नंबर का काम करूंगा, ड्रग्स सप्लाई करूंगा, नहीं, ये सब रोक सकते हो। ठीक है, तो ये सब बातें आ जाती हैं। ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं और सिर्फ भारत के नागरिक को मिली हुई हैं। तो ये याद रहेगा आपको, महत्वपूर्ण है, इसको पूछा जा सकता है। यहीं पर आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो फ्रीडम मिली है उनको अगर हम और एक्सप्लेन करें, मीडिया का तो मैंने बता दिया, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 ये आपको देता है ना। जैसे हम अपने विचार प्रसारित करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसी का उपयोग मीडिया करता है। ठीक, इसी के अंतर्गत आप किसी की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब टेलीफोन हुआ, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिना अनुमति के, है ना। यहाँ स्वतंत्रता, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन हमें मिला ना, आरटीआई, तो ये क्या है? सरकार के क्रियाकलापों को, ये भी हमें आर्टिकल 19 के तहत ही मिला हुआ है, एक तरीके से देखा जाए। बोलने की स्वतंत्रता के साथ साथ हमें अपनी बात ना कहने की भी स्वतंत्रता है। यानी हम, जरूरी नहीं कि हमें बोलने पर मजबूर किया जाए, हम कुछ ना कहने की भी स्वतंत्रता रखते हैं। मैं चुप रहूंगा, जवाब देना ठीक नहीं समझता हूं, तो वो भी कर सकते हो, है ना। ये सब बातें आ जाती। गुड, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 20 यहाँ इस आर्टिकल 20 में 3 प्रोविजन है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में प्रोटेक्शन है, संरक्षण है, प्रोटेक्शन रिलेटेड टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। पहला है, अ पर्सन फॉर एनी ऑफेंस विल नॉट बी कन्विक्टेड टू द ऑफेंस इफ दैट ऑफेंस इज बैकडेटेड। यानी किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। कब? जब उसने यह कार्य किया था वह क्राइम नहीं था। दूसरे शब्दों में इसको ये भी बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा जो कृत्य किया गया है उसकी, उसे उतनी ही सजा मिलेगी जितना वह अपराध है ना। यानी ये कानून निर्धारित करेगा। ऐसे समझ लो कि एक व्यक्ति ने किसी के यहां डकैती डाली, ओके, एक व्यक्ति ने उसको मोबाइल या सिम कार्ड उपलब्ध कराया, उसे जानकारी नहीं थी कि ये लोग डकैती डालने जा रहे हैं, वहां पर ये मोबाइल, सिम कार्ड या बाइक का उपयोग करेंगे। तो अब आपको उस डकैती के लिए जितना दोष है, जितना जेल का प्रोविजन है, उसका भागीदार नहीं माना जाएगा। आपको उसमें सहयोग पहुंचाने के लिए भागीदार माना जाएगा, न जानते हुए, जैसा कानून प्रावधान करेगा।
है ना? इसका अर्थ ये भी निकलता है। दूसरा इसका अर्थ ये निकलता है कि आज आपने कोई काम किया है, आज अपराध की श्रेणी में नहीं है, तो आपको सजा नहीं दी जाएगी, है ना? पर तब तक उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि कानून उसे दोषी नहीं मानता है। थोड़ा थोड़ा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहो, है ना? नेक्स्ट है, देयर इज ओनली सिंगल टाइम पनिशमेंट कैन बी गिवन फॉर अ क्राइम एंड नॉट मोर देन। इसको एक मैं स्लाइड से बताने की कोशिश करता हूँ। ये मूवी थी, पुरानी मूवी, अंधा कानून। इसमें थीम ये है कि ये हीरो है, ये विलन है। हीरो इस विलन की हत्या कर देता है, अदालत इस हीरो को उम्र कैद की सजा देती है। ये अपनी उम्र कैद काट करके बाहर आते हैं। बाहर आकर के देखते हैं कि इनकी हत्या जो की थी ये तो जीवित हैं, तो इसका पीछा करते हैं और ये भाग करके अदालत में चले जाते हैं। वहां जज के सामने इनकी हत्या कर दी जाती है। अब जज इनको क्या सजा दे, क्योंकि उनके सामने तो हत्या हुई है। तो जज अब इनको उम्र कैद या फांसी की सजा नहीं दे सकता। क्यों? कि पहले जो उम्र कैद काट के आया था वो किस लिए काट के आया था? बट उसी व्यक्ति की हत्या के आरोप में उम्र कैद हुई थी, अब ये तो जीवित है। समझाने के लिए, एलेबरेट करने के लिए ये एग्जाम्पल है, रियलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो देयर इज ओनली सिंगल टाइम, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं कर सकते। ओके, फेल हो गए, घर आए, बड़े भाई ने पूछा क्यों, क्या रहा रिजल्ट, फेल हो गए, दे कुटाई। थोड़ी देर बाद पापा आते, बोला क्या रहा रिजल्ट, फेल हो गए, दे कुटाई। मम्मी को अवसर मिला, दे चिमटा, दे बेलन। तो अपराध तो एक ही है कि फेल हुए हैं एक ही एग्जाम में, लेकिन पता चल रहा है पनिशमेंट सारे लोग दे रहे हैं। कानून ऐसा नहीं बोलता। वो ये कहता है कि एक अपराध की सिर्फ एक ही बार सजा होगी। अगर पिटाई फेल होने के बदले में मिलने वाला पनिशमेंट है तो कोई एक व्यक्ति देगा, है ना? एक लाइट मोड में इसको समझाने की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, तीसरा क्या कहता है, 20 का क्लॉज, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड और फोर्स्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। किसी ने क्राइम किया है तो उसको मजबूर नहीं करोगे कि एक्सेप्ट करो, उसकी मर्जी। तो क्या करेंगे, एजेंसियां हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, पुलिस है, वो विटनेस जुटाए, वो एविडेंस लेकर के आए, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें जो आर्टिकल 20 में लिखी हुई है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 21 जो है, इसमें कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्र। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और देह जब मिलते हैं तभी तो व्यक्ति जीवित होता है ना। तो व्यक्ति का, इसकी स्वतंत्रता, इसका मतलब ये हो जाता है प्राण, यानी कि ये क्या है, एक प्रकार से लाइफ। और स्वतंत्रता का मतलब पर्सनल लिबर्टी, इसको कोई नहीं छीन सकता। यानी आपको कोई बंधक बना के रखे, कोई जेल में डाल दे, नहीं कर सकता, अनटिल और अनलेस, जब तक कि विधि के द्वारा ऐसा काम ना किया गया हो। यानी आपको कानून ऐसा करने का अधिकार देता है तो ही बंधक बना सकते हो, अन्यथा नहीं बना सकते। यानी आपने कोई क्राइम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, और पुलिस आती है, आपको गिरफ्तार करके ले जाती है, तो ये क्या हो गया, आपकी पर्सनल लिबर्टी छीन ली गई। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों गिरफ्तार किया भाई, कानून बता दो ना, किस लिए गिरफ्तार, क्या अपराध किया है, क्यों रोक रहे हो, क्यों बंधक बना रहे हो, है ना? तो ये बात आती है, मतलब जब तक किसी व्यक्ति को हम पनिश नहीं कर सकते जब कोई कानून ऐसा करने की अनुमति ना दे, है ना? तो मनुष्य को यहाँ सिर्फ जानवर, पशु के तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। यानी पर यहाँ लाइफ का मतलब ये भी है कि सम्मान पूर्वक उसका जीवन जीने का अधिकार हमें 21 देता है। यानी आप रह रहे हो किसी शहर में, लेकिन उस शहर में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है, पीने का पानी स्वच्छ नहीं मिलता है ना?
तो ये सब भी हमें आर्टिकल 21 के तहत मिलते हैं। स्वच्छ पर्यावरण ये हमारा अधिकार है, हम इसके लिए अपील कर सकते हैं। आर्टिकल 21 हमारा मौलिक अधिकार है, हमें नहीं मिल रहा है। हमें राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार है। आप अपने घर में हो, अपने बेडरूम में हो, कोई आकर वहाँ वीडियोग्राफी करे, कोई कैमरा लेके आ जाए, चाहे मीडिया का हो, आप ये उसकी निजता का प्रोटेक्शन है, राइट टू प्राइवेसी। ऐसे ही गिरफ्तार करते हैं तो अब पुलिस जो है हथकड़ी भी नहीं लगाती है। पहले तो हथकड़ी के साथ साथ पैरों में बेड़ियां भी डाल दी जाती थी। अब पैरों में बेड़ियां तो डालना बिल्कुल अलाउड नहीं है ना। इस तो ये सब चीजें आ जाती हैं। अब इसी में राइट टू लाइफ है, ये जीवन का अधिकार है। एक तरीके से जीवन कैसा होगा, गरिमापूर्ण होगा। किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती है और उसके शरीर में काफी कष्ट है, जीवित रहना मुश्किल है, तो वो चाहता है इच्छा मृत्यु। अब मृत्यु का अधिकार क्या ये आर्टिकल 21 देता है? नहीं, मृत्यु का अधिकार आर्टिकल 21 नहीं देता। भारत में ऐसा कोई अधिकार नहीं। आत्महत्या करना चाहता है, नहीं, ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ये तो अपराध माना जाएगा। तो 21 ये जीवन का अधिकार देता है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार यहाँ पर मिल जाता है। एक पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं, आर्टिकल नंबर 14 यानी विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 19 जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता, और आर्टिकल नंबर आता है ये 21। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। इन तीनों को मिला करके क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्रिमूर्ति जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि तीनों आर्टिकल मिल करके एक अलग कानून बना देते हैं। यानी ये एक दूसरे के क्या है? सप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है। यानी यहाँ कोई अलग मीनिंग नहीं निकालते हैं, ये तीनों एक दूसरे को संबल प्रदान करते हैं। तो 21 हो जाता है। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि सारे के सारे मौलिक अधिकार जो हैं ये सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल नंबर 22 सस्पेंड नहीं होता है। 21 यही था, 22 आगे बताने वाले हैं। 21A जो है बाद में जोड़ा गया, मूल संविधान में नहीं था। इसके लिए अमेंडमेंट हुआ है 86वां 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2002 में। राइट टू एजुकेशन के नाम से हम इसे जानते हैं, शिक्षा के अधिकार के नाम से जानते हैं। 6 से 14 आयु वर्ग, 6 to 14 एज ग्रुप के बालक बालिकाओं को कंपलसरी फ्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। राज्य इसके लिए कानून बनाएगा, व्यवस्था करेगा, वो सब कुछ करेगा, ठीक। और ये कानून क्रियान्वित हुआ है 2009 से 4 अक्टूबर से। तो ये सब बात है। 3 जगह संशोधन किया गया था 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। एक तो मौलिक अधिकार में, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और दूसरा एक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। 22 पर चलते हैं। 22 क्या कहता है? नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। यानी मोटे तौर पर ये समझ लो कि ये कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देता है, बंधक बनाने से, डिटेन करने से ये संरक्षण प्रदान करता है। परिस्थितियां क्या रहती हैं? देखो, इसको हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। दो परिस्थितियां होती हैं आर्टिकल नंबर, एक होती है सामान्य परिस्थिति, ऑर्डिनरी, और दूसरी होती है जिसे कहते हैं विशिष्ट परिस्थिति। ये आर्टिकल को दो भागों में बांट करके चल रहा है। सामान्य परिस्थिति यानी किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका बेस क्या है, कारण तो बताओ कि क्यों अरेस्ट करने आए हो। और 24 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 24 आवर, किसी पास वाले मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, ट्रैवलिंग टाइम को काट करके, है ना। यानी पुलिस स्टेशन से या जहां से बंधक बनाया गया है, जज के सामने लाने ले जाने में टाइम लगेगा उसको छोड़कर। अब ये मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि इसको बंधक बनाकर रखा जाए या छोड़ा जाए, ठीक है। ये सामान्य परिस्थिति में आर्टिकल नंबर 22 हमें अधिकार देता है कि आप एक तो आधार बताओ, ऐसे ही गिरफ्तार क्यों कर रहे हो।
और 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करो। जज डिसाइड करेगा कि इनको बंधक बनाना है या छोड़ना है। अब आते हैं हम विशिष्ट परिस्थितियां क्या होती हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में ये जो है ना अलग व्यवहार करता है। विशिष्ट परिस्थितियों का मतलब है जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध हिंदी में बोलते हैं, समझ। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी यहाँ ये है कि किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करने से पहले ही रोक देते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? गिरफ्तार कर रहे हैं, आपने एक्सीडेंट कर दिया, आपने मर्डर कर दिया, आपने चोरी कर दी, आपने हत्या कर दी, आधार ये है गिरफ्तार करने का, और जज डिसाइड करेगा कितने दिन जेल भेजना है नहीं भेजना। कार्य करने से पहले ही रोका जा रहा है, रोकना है, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव यानी कि सुरक्षा पहले से, यानी किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। तब ऐसी कंडीशन में 3 महीने से ज्यादा उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, 3 महीने से ज्यादा उसे जेल में नहीं रख सकते। और यदि उसे 3 महीने से ज्यादा समय के लिए जेल में रख रहे हो तो इसके लिए क्या होगा, एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, सलाहकारी बोर्ड होता है सरकार की ओर से, आपको उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके सामने रखना पड़ेगा कि हम उसको इतने समय तक रखना चाहते हैं। यानी हाई कोर्ट के जजों से मिलकर के ये बनता है। तो दो कंडीशन इसमें स्पष्ट हो जा रही है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन से नहीं रोकता है ये, सामान्य उससे तो आपको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो कुछ कानून हैं स्पेसिफिकली, जैसे पोटा बना हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ टेरर ऑर्गेनाइज टेररिज्म एक्ट, टाडा, एनएस, एनएसए तो अभी भी है, अभी यूएपीए करके कानून बना हुआ है। तो इन कानूनों के तहत अगर गिरफ्तार करते हैं तो ये 24 घंटे वाली लिमिट जो है इस पर लागू नहीं होती है ना, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन वाली चीज़ों पर होती है। तो समाप्त हो जाता है दूसरा भी मौलिक अधिकार, जो कहाँ से कहाँ तक था, 19 से 22 तक। तीसरा मौलिक अधिकार जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। सिर्फ दो हैं इसमें, जल्दी से इनको देख लेते हैं। ये क्या करता है 23 के, मनुष्य के दुर्व्यापार, वेगार, यानी सभी प्रकार के जो वेगारी है या कह सकते हैं कि उसके शोषण को रोकता है। दुर्व्यापार का मतलब हो गया कि एक तरीके से ऐसे कार्यों में लगाना जो मानवीयता नहीं है, जैसे वैश्यावृत्ति हो गया, दासों की खरीद फरोख्त होती थी। वेगारी का मतलब होता है मुफ्त में कार्य करवाना, काम करवा रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे हैं, बाजार दर पर नहीं दे रहे। बंधुआ मजदूरी, कर्ज लिया हुआ था बाप दादाओं ने, अब उसके पोते भी उसको चुकाने के लिए मजदूरी कर रहे हैं। ये सब चीजें जो हैं ये प्रतिबंधित हैं। तो दुर्व्यापार से मतलब क्या है मैं फिर बता दूं, किसी भी मेल, फीमेल, बच्चे, दुर्व्यापार, इनको किसी वस्तु की तरह सेल परचेज ना करना। जैसे वस्तु को खरीदते बेचते हैं ना, वैसे आदमियों को खरीदा बेचा जाए, वो रोकता है। इस दुर्व्यापार में मतलब वैश्यावृत्ति भी आता है, यानी अनैतिक व्यवहार आ जाता है। ठीक, इस 23 के अंतर्गत ही क्या किया जाता है, ये इसमें बच्चों के द्वारा जो मजदूरी की जाती है तो उस पर भी प्रतिबंध लगा देता है। 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं उनको खतरनाक स्थानों पर काम पर नहीं रखेंगे। ये जो नोट लगा के लिखा है वो भी समझ लो कि देखो, यदि राज्य कहीं ऐसी सिचुएशन है कि जहां उसे श्रम की आवश्यकता है, विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो वह मजबूर कर सकता है लोगों से कि आप आकर के काम करो, बदले में सैलरी भी नहीं दे सकता है, ना दे तो भी नहीं रोक सकते। तो ये नहीं कहा जाएगा कि 23 का वायलेशन है। मैं मान के चलो यहाँ आप लोगों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आपसे कोई पैसा तो ले नहीं रहा हूँ यूट्यूब पे, है ना। पैसा कहाँ से आता है? यूट्यूब से पैसे नहीं आते हैं, वो समय गुजर गया। तब आते हैं जब आप, कोई ऐड आता है, उस ऐड पे क्लिक करके देखते हो, ज़्यादा देर तक रखते हो, व्यूज ज़्यादा होते हैं, तो अन्यथा कोई पैसा वैसा नहीं आता है। ये वास्तव में चैरिटी है ना, पब्लिसिटी कह सकते हो, वो भी एक इनडायरेक्ट है। टू बी वेरी फ्रैंक, जो लोग चाहते हैं कि नहीं मैं क्लास में आके पढूं,
मुझे ऑनलाइन उतना नहीं आया, तो वो हमारे लिए एक बेनिफिशियल होता है कि वो उसको हम अपनी क्लास में जाके बिठाते हैं। बट यूट्यूब पे आप घर में देख रहे हो तो उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो सरकार ने बोल दिया कि आपको 2 घंटे आना है रोज़ सुबह समय पब्लिक प्लेस की सफाई करना है, बदले में कोई मज़दूरी नहीं दी जाएगी, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो वो वायलेशन नहीं माना जाएगा। और खतरनाक स्थानों पर बच्चों को काम पर नहीं रखेंगे, बाल श्रमिक जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिए गए। तीसरा, मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। अगला जो मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी है, आर्टिकल 25 से 28 तक है। तो 25 से 28 है, उसके बाद फिर आर्टिकल नंबर जो 29 30 हैं वो हैं, 31 32 के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद जो बचे हुए हैं 33 34 35 उनको कल की क्लास में ले लेते हैं। तब तक क्या कर सकते हैं? लाइक कर सकते, तब तक और क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। कमी निकालो, कमी को लेकर के आप कमेंट करो, आपके जो डाउट्स हैं उनको लेकर के क्वेरी करो, पूछो, सब्सक्राइब करो सकते हैं। तो कल हम फिर मिलेंगे ठीक 11 बजे। थैंक यू एंड गुड लक।